बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। खेतों की रखवाली करता कहलाता वो अन्न का दाता, धूप छांव हो या हो बारिश उसको कोई रोक न पाता। नमस्कार, कार्यक्रम कृषि दर्शन में सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। किसान भाइयों, हम हाजिर हैं आपको जानकारी देने के लिए और आज भी हमारे पिटारे में बहुत सारी जानकारियां हैं, लेकिन सबसे पहले चलते हैं कृषि समाचार के लिए। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मृदुला। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। गढ़वा में पशु चिकित्सा क्लिनिक की स्थापना के लिए अनुदान की सुविधा उपलब्ध। वनोपजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय, खरीदारी के लिए झांझ फोफेट तैयार। राजमूंग के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद RBL 1। अब समाचार विस्तार से। झारखंड गव्य विकास निदेशालय की ओर से गढ़वा जिला में डेयरी उद्यमिता विकास योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत निजी पशु चिकित्सा क्लिनिक की स्थापना कर सकते हैं। इसमें चलंत क्लिनिक की योजना लागत 2,60,000 रुपये और स्थायी क्लिनिक की योजना लागत 2 लाख रुपये है। इसके अलावा दूध एवं दूध उत्पादों के विपणन के पार्लर स्थापना की योजना लागत 3 लाख रुपये है। इसमें सामान्य जाति के लाभुक को 25% और ST/SC को 33.33% अनुदान दिया जाएगा। सरकार द्वारा झारखंड के कई लघु वनोपजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य इस प्रकार तय किया गया है। इमली 18 रुपये प्रति किलोग्राम, चिरौंजी गुठली 93 रुपये, करंज बीज 18 रुपये, चकवड़ 8 रुपये, मधु 150 रुपये और काल मेघ 15 रुपये प्रति किलोग्राम है। जनजातीय इलाकों में इन वनोपजों की खरीदारी के लिए झांझ फोफेट द्वारा केंद्र स्थापित किए गए हैं। वनोपज बिक्री के लिए किसान यहां संपर्क कर सकते हैं। किसान इससे कम कीमत पर वनोपज ना बेचे। किसान भाई खरीफ के मौसम में मिर्च की खेती कर रहे हैं तो वैसे खेत का चुनाव करें जहां जल जमाव ना होता हो। यदि खेत में पानी जमता हो तो खेत से पानी निकालने की उत्तम व्यवस्था करें, वरना पौधों में सड़न गलन की समस्या आ जाएगी। मिर्च फसल वाले खेत में यदि 2 से 3 दिन तक जल जमाव रहे तो पौधे रोगग्रस्त हो जाते हैं। इस दृष्टिकोण से मिर्च की खेती के लिए टाड़ खेत का चुनाव करें। साथ ही अत्यधिक बारिश की स्थिति में खेत से पानी निकालने के लिए नाली बनाएं। बारिश से पहले ही नाली बनाकर तैयार कर लें। मिर्च के खेत में जल जमाव नहीं होगा तो पौधों में सड़न गलन की समस्या नहीं आएगी। किसान बंधु ध्यान में रखना होगा, जहां पानी का 2 से 3 दिन तक अगर लगाव ना हो तो वहीं पर खेती करें, और नहीं तो फिर उस पानी को बाहर निकालने का आप मैनेजमेंट करें। नहीं तो फिर आपको जा करके पौधे जो है रोगग्रस्त होकर के वो खत्म हो जाएंगे और उसको उत्पादन का सही फायदा आपको नहीं मिल पाएगा। राज्य के जो किसान खरीफ के मौसम में राजमूंग यानी राइस बीन की खेती करना चाहते हैं वे 15 जून से 15 जुलाई तक बुआई का काम पूरा कर लें। झारखंड में राजमूंग के बेहतर उत्पादन के लिए RBL 1 लगाएं। राजमूंग यानी राइस बीन की बुआई में 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। इसे आमतौर पर क्यारियों में लगाया जाता है। कतारों के बीच 30 सेंटीमीटर की दूरी रखें। बीजों को 4 से 6 सेंटीमीटर की गहराई में लगाएं। लगाने के बाद क्यारियों को अच्छी तरह से ढक दें। अच्छी उपज के लिए राजमूंग के उन्नत प्रभेदों में RBL 1 लगाएं। ये 116 दिन में तैयार हो जाता है और इसकी उत्पादन क्षमता 15 से 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। राज्य के किसान छिड़काव विधि द्वारा विभिन्न फसलों की बुआई के लिए हस्तचालित खाद एवं बीज छिड़काव यंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे 1 घंटे में लगभग 1 हेक्टेयर खेत में बुआई का काम किया जा सकता है। आइए आज जानते हैं लत्तेदार सब्जी फसलों में फल छेदक कीटों की रोकथाम कैसे करें। किसान भाई लत्तेदार सब्जी फसलों में फूल लगने के 10 दिन बाद फसल पर नीम सीड पाउडर एक्सट्रैक्ट 4% दवा का छिड़काव करें। यह इंडोक्साकार्ब दवा आधा मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें।
2 छिड़काव 10-10 दिन के अंतराल पर करें, इससे फल छेदक कीट नहीं लगेंगे। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस। और धनबाद का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति गिरिडीह, गोड्डा, जमशेदपुर में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। मक्का 1500 रुपये से 1600 रुपये, बैगन 1400 रुपये से 1540 रुपये, महुआ 2700 रुपये से 3000 रुपये, मिर्च 3500 रुपये से 4000 रुपये, चावल मोटा 2100 रुपये से 2230 रुपये, चावल मध्यम 2300 रुपये से 2540 रुपये, चावल उत्तम 3300 रुपये से 3520 रुपये, गेहूं 2000 रुपये से 2200 रुपये, दाल अरहर 5200 रुपये से 5600 रुपये, दाल मसूर 4400 रुपये से 4800 रुपये, दाल चना 5300 रुपये से 5700 रुपये, सरसों तेल 9600 रुपये से 9940 रुपये, चीनी 3800 रुपये से 4000 रुपये, आलू 1000 रुपये से 1200 रुपये और प्याज 1300 रुपये से 1500 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में किसान भाइयों, आपने देखा मंडी का भाव, मौसम का मिजाज और ली कृषि से संबंधित ढेर सारी नई जानकारी हम देंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा विराम, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि विराम में भी आपके लिए संदेश। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए। एक मौसम एक दर है, सब किसान बीमा कराए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। किसान भाई, इस वक्त झारखंड में सभी मूंग की खेती कर रहे हैं। ऐसे में राज मूंग की अगर खेती आप करना चाहते हैं तो उसके किस्म के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। साथ ही साथ खेत की तैयारी कैसे करें ये भी ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए अपने विशेषज्ञ के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि खेत की तैयारी कैसे करें और उत्तम किस्म का चुनाव कैसे करें। किसान भाइयों, आज हमने आपके लिए विषय रखा है राज मूंग की उन्नत किस्म एवं उसके लिए खेत की तैयारी। और इस विषय पे जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र चतरा के कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर रंजय कुमार सिंह। जैसा कि आप जानते हैं कि विगत कुछ वर्षों में दलहनी और तिलहनी फसलों के मूल्य में बहुत अधिक बढ़ोतरी हुई थी। इसका मुख्य कारण ये था कि दलहनी और तिलहनी के उत्पादकता देश में कम हो गई थी। वैसी परिस्थिति में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली, भारत सरकार कृषि मंत्रालय, राज्य सरकार झारखंड गवर्नमेंट के कृषि विभाग सभी ने मिलकर राज्य में दलहनी और तिलहनी पर एक मुहिम चलाया और उसका फलाफल ये हुआ कि आज हम दाल के और तिलहनी के उत्पादन में कुछ हद तक, बहुत हद तक सफलता पाए हैं।
किसान भाई, जैसा कि आप जानते हैं कि दलहनी में तो बहुत सारे फसलें हैं, लेकिन हमारा जो ये मूंग फसल जो है ये भी एक दलहनी का महत्वपूर्ण फसल है और ये स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है और इसको हमारे स्वास्थ्य मनुष्य जब खाता है तो पचता भी बहुत जल्दी है, इसलिए जनरली मेडिसिन के रूप में इसको रिकमेंड भी किया जाता है कि आप मूंग के दाल को खाइए। तो इसके उत्पादन और उत्पादकता भी बढ़ाना एक बहुत बड़ी कृषि वैज्ञानिकों के सामने और कृषि प्रसार में लगे हुए पदाधिकारियों के सामने चुनौती है और इस पर हम लोग विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं। तो साहब ये बताएं कि राजमूंग की उन्नत प्रभेद कौन कौन सी है, किसका चुनाव करके हमारे किसान भाई अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकें? राजमूंग की खेती मुख्य रूप से 2 बार होती है, एक तो बरसाती मूंग की खेती भी होती है और एक गर्मा मूंग की भी खेती होती है। बरसाती मूंग की खेती के लिए उपयुक्त जो समय होता है रुपाई का मध्य जून से जुलाई होता है। किसान भाई अगर बरसाती मूंग की खेती करना चाहते हैं तो इसकी मुख्य रूप से रुपाई जो बुआई है वो मध्य जून से जुलाई तक है, निश्चित रूप से कर ले। और गर्मा मूंग की जब खेती करते हैं तो वो जनरली हमारे किसान भाई मार्च लास्ट जब गेहूं की हार्वेस्टिंग हो जाती है, गेहूं कट जाता है, तो उसी खेत में जहाँ पर सिंचाई की सुविधा रहती है वहाँ पर इसकी खेती करते हैं। तो ये बुआई का तिथि हुआ। बुआई के तिथि के बाद हम अब खेत की तैयारी के बारे में बात करते हैं। किसान भाई बरसात में जब मूंग की खेती करते हैं तो खेत को ऐसे खेत का चुनाव करें जहाँ पर पानी का लगाव नहीं हो, जहाँ पर पानी नहीं लगे, ढालनुमा खेत हो, जहाँ पर अगर बरसात की पानी भी हो तो वो आसानी से निकल जाए, क्योंकि पानी के लगाव होने की स्थिति में मूंग का फसल को नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। दूसरा है खेत की जुताई बढ़िया से करें, 2-3 जुताई बढ़िया से करें। उसके बाद खेत में दीमक के नियंत्रण के लिए जो केमिकल रिकमेंडेड है उसको उपयोग करें, या अगर देसी तकनीक से करना चाहते हैं तो प्रति हेक्टेयर 10 से 12 क्विंटल करंज की खली का उपयोग करें। जुताई से 10 से 15 दिन पहले खेत में डाल दें और जुताई करके खेत में डालने के बाद पट्टा दे दें और 15 दिन तक उसको छोड़ दें इसी तरह से। उसके बाद 15 दिन रुपाई से 15 दिन के रुपाई के दिन उसको बढ़िया से जुताई उताई करके फिर उसमें मूंग की खेती करें, उससे आपको दीमक के प्रकोप से आप इसको बचा सकते हैं। उसके बाद इसमें मुख्य रूप से जो प्रभेद है, खास करके SML प्रभेद है, एक HUM है, IPM है, ये 3-4 मुख्य रूप से इस प्रक्षेत्र के लिए, हमारे खास करके झारखंड प्रक्षेत्र के लिए ये अनुशंसित प्रभेद है। HML 688, HUM 16, IPM 23, ये मुख्य रूप से प्रभेद है जो 60 से 65 डेज का फसल होता है। ये 2 से 2.5 महीना के अंदर में ये फसल तैयार हो जाता है। डॉक्टर साहब, यहाँ हम आपसे जानना चाहेंगे कि खेत में जो खेत की तैयारी हो गई है, इसके बाद हमारे किसान भाई जो मूंग लगाएंगे तो उसके लिए क्या दूरी होनी चाहिए और बीज दर क्या होना चाहिए? बुआई का जो दूरी है इसका 30 बाई 10 सेंटीमीटर के दूरी पर इसको लगाते हैं। 30 × 10 की दूरी पर इसको फसल को लगाते हैं और इसका बीज दर जो होता है वो 30 kg प्रति हेक्टेयर के दर से हम इसका बीज दर अनुशंसित करते हैं। किसान भाई इसमें उर्वरक का प्रयोग निश्चित रूप से करें। जब आप खेत में लगाते हैं तो अगर किसान भाई के पास गोबर उपलब्ध है, कंपोस्ट उपलब्ध है, तो करीब 5 टन प्रति हेक्टेयर के दर से कंपोस्ट का प्रयोग निश्चित रूप से करें। अगर कंपोस्ट का प्रयोग करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा फसल प्राप्त होगा। डॉक्टर साहब, ये हम आपसे जानना चाहें कि उर्वरक का जो प्रयोग करेंगे तो कितने समय पर करेंगे और किस किस समय पर करेंगे? उर्वरक का जो प्रयोग है इसमें 25, 50, 25 और 20 नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास एवं सल्फर का हम लोग अनुशंसा करते हैं। और ये जो फसल का है ये पूरा बेसल डोज के रूप में हम लोग देते हैं। बेसल डोज में देने के बाद कुछ यूरिया का जो मात्रा है वो 2 निकौनी, 1 निकौनी करने के बाद देते हैं आधा डोज, और आधा बेसल डोज के रूप में इसको देते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि राजमूंग की खेती में निकाई गुड़ाई कितना महत्व रखती है और कितने समय पर होना चाहिए? हाँ किसान भाई, ये मुख्य रूप से जो है बरसाती मूंग की खेती के लिए निकाई गुड़ाई बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जनरली ऐसा देखा जाता है कि बरसात के मौसम में मूंग के खेत में
मूंग से ज़्यादा खरपतवार बढ़ जाते हैं। वैसी परिस्थिति में क्या होता है कि जो भी हम उर्वरक डालते हैं या जो कंपोस्ट खेत में दिए हुए हैं उसका अधिक से अधिक मात्रा वो जो खरपतवार है वो ले लेते हैं और हमारा फसल जो मुख्य रूप से जो मूंग का फसल है वो कमज़ोर हो जाता है। तो वैसी परिस्थिति में हम लोग वैज्ञानिकों के द्वारा 2 अनुशंसा की जाती है कि एक मूंग का जो 20 से 25 दिन का फसल हो जाता है तो 15 दिन के बाद 15 से 20 दिन के अंदर में एक निकाई गुड़ाई करते हैं। उसके बाद दूसरा निकाई गुड़ाई 30 से 35 दिन के बाद करते हैं। तो मुख्य रूप से 2 निकाई गुड़ाई निश्चित रूप से किसान भाई को करना चाहिए। निकाई गुड़ाई करने से क्या होता है कि फसल के अंदर जो उर्वरक लेने की जो मात्रा है, जो हवा में एरिएशन होता है, सॉइल जो थोड़ा ढीला होता है, तो वैसे में फसल का ग्रोथ अच्छा होता है और खरपतवार भी इससे नियंत्रित होता है। अब आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि बरसात के मौसम में जो मूंग लगाएंगे तो उसमें सिंचाई की क्या व्यवस्था होनी चाहिए और पानी की उपयोगिता कहाँ तक है? बरसाती मूंग में तो ऐसे जनरली किसान भाई सिंचाई नहीं देते हैं क्योंकि समय ये 60 दिन का फसल है, 60 से 65 दिन का, और 60 से 65 दिन में बरसात में खास करके जब हम मध्य जून से जुलाई में सोइंग करते हैं तो उस बीच में 2-4 वर्षा हमको प्राप्त हो जाता है, वर्षापात। तो वैसी स्थिति में सिंचाई का जो आवश्यकता है फसल के लिए, जो पानी की आवश्यकता है, वो वर्षा से ही पूरा हो जाता है। तो देखा किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी दी राजमूंग की उन्नत खेती के बारे में। हमें आशा ही नहीं है बल्कि पूर्ण विश्वास है कि डॉक्टर साहब ने जो बताया है उसका आप लाभ उठाएंगे और राजमूंग की खेती करके आप अपना ही आमदनी नहीं बल्कि राज्य का भी मान सम्मान बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किसान भाई, नमस्कार। और इसी के साथ लेते हैं विदा, जोहार। देखा किसान भाई बहन, कितना आसान है आपका चुनाव भी करना और खेत की तैयारी भी करना। चलिए यहाँ पे भी लेते हैं एक छोटा सा विराम, कहीं मत जाइएगा, फौरन वापस आएंगे। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ, कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। किसान भाइयों, बरसात का वक्त है और इस वक्त बीमारी तरह तरह से आपको हमला करती है और आपके पशुओं पर, पक्षियों पर, सभी चीज़ों पर। खास करके इस वक्त मुर्गियों में तरह तरह की बीमारियां आती हैं। ऐसे में अगर आप बीमारी को पहचानेंगे तो उसका इलाज सही तरह से कर पाएंगे। मुर्गियों में होने वाली बीमारी और उसके बचाव के लिए हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। चलिए उनसे ही जानते हैं कि मुर्गियों की बचाव कैसे करें और उसकी बीमारी को दूर कैसे किया जाए। गर्मी का मौसम जाने वाला है और बरसात आने वाला है, ऐसे में मुर्गियों में कौन से रोग होते हैं और उनका बचाव कैसे करें, इस बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं केवीके चतरा के डॉक्टर बीपी राय जी। डॉक्टर साहब, गर्मी का मौसम अब जाने वाला है, बरसात आने वाला है और बहुत सारे हमारे किसान भाई जो हैं मुर्गी पालन करते हैं, तो ऐसे में क्या बेहतर उपाय है जो कि गर्मी और बरसात के बीच में तालमेल रखे कि उनकी मुर्गियों में रोग। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो किसान भाई हमारे मुर्गी पालन करते हैं, जब मौसम चेंज होता है तो मुर्गियों की किस तरह से देखभाल करें। सर्वप्रथम किसान भाइयों को ये मालूम होना चाहिए कि हम 2 प्रकार से मुर्गी पालन करते हैं। एक मुर्गी पालन मांस के लिए जिसे ब्रॉयलर का मुर्गी पालन करते हैं, दूसरा लेयर जिसको कहते हैं जो अंडे के लिए मुर्गी पालन करते हैं। तो जो किसान भाई अपना मुर्गी फार्म बना के ब्रॉयलर का मुर्गी फार्म करते हैं उनको भी विशेष ध्यान देना चाहिए, और जो किसान भाई अंडे के लिए मुर्गी पालन करते हैं उनको भी विशेष ध्यान देना चाहिए। तो मैं आप लोगों से ये बता रहा हूँ कि अगर लेयर का अंडे के लिए, तो उसके लिए भी हमारे बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से जो है एक झारसिंग नस्ल मुर्गी निकली है जो बहुत ही अच्छी है, और ग्रामीण अंचल में आदिवासियों के घर पर भी वो जो है मुर्गी पालन करते हैं किचन बैकयार्ड पोल्ट्री के रूप में भी, तो कम से कम साल भर में 150 से 180 अंडे तक।
दूसरी बात रही जो मांस के लिए मुर्गी पालन करते हैं, वो जो है फार्म हाउस में मुर्गी पालन करते हैं। तो सबसे पहले हम बता दें कि जैसे ही गर्मी से मौसम चेंज होता है बरसात का, तब वातावरण में नमी बहुत ज़्यादा आ जाती है और नमी जो है मुर्गियों के लिए बहुत नुकसानदेह है। तो सबसे पहले है किसान भाई जिस घर में या जिस फार्म में मुर्गी पालन का कार्य कर रहे हैं, तो सबसे पहले वो ध्यान रखें कि ऊपर अगर कहीं भी टूटा फूटा है तो उसको रिपेयर करा दें, अगर चूता है तो कोल तार से उसको वो कर दें। इसके बाद अगर गर्मी के लिए उन्होंने ऊपर कोई घास फूस और इस तरह पुआल उवाल रखे हैं तो उसको भी वो हटा दें। दूसरी बात हम एक कहना चाहते हैं कि किसान भाई जब मुर्गी पालन करते हैं तो फार्म हाउस के लिए तो उनका जो आवास होता है उसमें बहुत जो है हवा के लिए काफ़ी दीवार जो है वो खाली रहती है, जिसको रखा जाता है, इसमें नेट लगाया जाता है क्रॉस वेंटिलेशन के लिए। तो बरसात के दिनों में उस पर जो है टाट की पट्टी या प्लास्टिक डालें ताकि अगर कोई भी हवा चलती है तो उसका फुहार जो है पानी के जो है नीचे न जाए। तो ये लेकिन अगर खान पान की बात करें तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण कारक होते हैं मुर्गियों के लिए, और ख़ासकर बरसात के मौसम में अगर देखें तो बरसात में खान पान की क्या व्यवस्था होती है? सबसे पहले ये ध्यान देने की बात है कि जब हम मुर्गी के आवाज़ के बाद हम कहते हैं कि वो जो उसका बिछावन होता है, लेयर जो होती है ज़मीन पर, अगर आवाज़ उसका फर्श पक्का है तो बरसात के दिनों में नमी ज़्यादा आती है जगह से, तो उस फर्श पर कम से कम 2-3 इंच जो है सूखा बालू बिछा देते हैं। उसके बाद मुर्गियों का बिछावन हम बिछाते हैं। हम उस समय जो भी आहार बनाएंगे मुर्गी के लिए तो कम से कम जो भी दाना ले आएंगे वो 10 दिन के अंदर ही उनको जो है बरसात के समय में दे देते हैं। अब रही बात उसको हम कहाँ रखेंगे, तो उसको रखने के लिए हम कहते हैं जहाँ भी हमको रखना रहता है दाना, तो उसके नीचे जो है लकड़ी का पटरा बिछा देते हैं, उस पर पॉलीथीन रख देते हैं और इसके बाद जो है उसको आहार रखते हैं। तो हम किसान भाइयों से ये कहेंगे कि जो भी आप उनको दाना दीजिए या जो कुछ भी दीजिए वो निश्चित रूप से 10 दिन के अंदर जो है वो समाप्त हो जाए। अगर जैसे मक्का होता है और मूंगफली की खली होती है, उसमें अगर जैसे ही उसमें फफूंद लगता है और फफूंद लगने से जो है उसमें गैस निकलती है, जो गैस बहुत नुकसानदेह होती है उसके लिए, तो ये काम करना चाहिए कि सूखा रखिए और उसमें फफूंद लगे तो उस दाने को कभी भी मुर्गियों। डॉक्टर साहब ये दोनों बातें तो बहुत ही महत्वपूर्ण कारक रखते हैं कि आवाज़ कैसी हो, आहार कैसा हो, लेकिन एक जो अभी हम लोग चर्चा के दौरान करेंगे कि रोग कौन कौन से होते हैं बरसात में और उनका निदान कैसे। अब रही रोग की बात, तो जैसे ही हम कहते हैं कि स्वास्थ्य के ऊपर जब हम ध्यान देते हैं तो कुछ मुख्य पॉइंट होते हैं जो कि रोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आवास की व्यवस्था, दूसरी आहार की व्यवस्था, तीसरा जो है फंगस जो आते हैं, चौथा बैक्टीरिया होते हैं और पांचवा वायरस। ये सब चीज़ जो है रोग के कारण होते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जैसे ही मुर्गियों को हम बरसात के दिनों में जो मॉइस्चर होता है और उसमें जब हमारे बिछावन है अगर उसमें ज़्यादा नमी हो जाती है तो उसमें से गैस फार्म होने लगती है और जिससे मुर्गियों को जो है बहुत नुकसान करती है। तो उसको जो है हमको ड्राई रखना है। अगर देखते हैं 2-1 दिन के बाद उसको हम पलटते हैं, पलटने में एक जो थक्का अगर हमको मिलता है तो उसको हम जो है बाहर निकाल देते हैं। दूसरा बात है उसमें जो है पेचिस, मुर्गियों के अंदर जो है पेचिस की बीमारी होती है, तो उसमें हम देखते हैं कि अगर इस तरह की बीमारी है, कोई मुर्गी अगर पतली लैट्रिन वगैरह करती है तो उसको जो है हम उसको जो है हम हमेशा जो है ताज़ा पानी ट्यूबवेल का या पंप सेट का या हैंड पाइप का उसको पिलाते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर मुर्गी में काक्सीडियोसिस हो जाती है, अगर बहुत पतली टट्टी करती है और होने लगती है तो उसकी टट्टी का उसका बीट, टट्टी है तो उसको बीट कहते हैं, उसके बीट का जो है हम मेडिकल उसको लेबोरेटरी में जांच कराने के बाद ही तो उसको दवा को रिकमेंड हम। ये तो बहुत हम चलते चलते आपसे जानना चाहते हैं कि टीकाकरण मुर्गियों में कितना अति आवश्यक है। देखिए जो भी वायरल डिजीज़ है, जैसे रानीखेत बीमारी है, फाउल पॉक्स है, इसके बाद जो है गम्बोरो है, ये सब सारा टीकाकरण जो है मुर्गियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और उसका एक टेबल होता है, जैसे भी मुर्गी हम पालना शुरू करते हैं तो जैसे ले आते हैं तो सब नियमित रूप से सारा टीकाकरण हमको करना चाहिए, क्योंकि अगर वायरल डिजीज़ का प्रकोप हो जाएगा तो उस मुर्गियों को बचाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। तो
किसान भाइयों, आपने देखा कि हमारे विशेषज्ञ ने कितनी अच्छी बातें बताई कि आवास, आहार और सबसे महत्वपूर्ण बात बताया कि टीकाकरण अति आवश्यक है। इसलिए जो भी मुर्गी पालक किसान हैं वो अपनी मुर्गियों में टीकाकरण अवश्य कराएं ताकि आपकी मुर्गियां सुरक्षित रहे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान भाइयों को दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हमें अगले अंक की तैयारी भी करनी है, लेकिन जाने से पहले आपको हम अपना पता ज़रूर बता दें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो हमें रहेगा बेसब्री से आपके ख़तों का इंतज़ार। और अगर आप हमें इंटरनेट पर देखना चाहते हैं, यूट्यूब चैनल पर आप जाकर कृषि दर्शन लिखें, कृषि दर्शन रांची, तो आप हमें वहाँ पर भी देख सकते हैं। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।